नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, फिर उससे संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये दोस्तों हमने अभी प्रस्तावना को पढ़ा। इसे हम सब अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम इसे अपने स्कूल टाइम में पढ़ते तो थे, याद भी हो गया था, लेकिन समझते नहीं थे। इस वीडियो में हम प्रस्तावना में आए सभी शब्दों के अर्थ को समझेंगे ताकि प्रस्तावना को समझ सकें। तो आइए पहले प्रस्तावना के बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। यह एक फैक्ट पॉइंट है याद रखने के लिए। सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान में किसने शामिल किया था? तो ये अमेरिका ने किया था। सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का ही था। भारत में संविधान में प्रस्तावना का विचार भी अमेरिकी संविधान से ही लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विचार लिया गया है अमेरिका से और भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और फिर संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उसी पर आधारित है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के तत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसे पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि। इसमें तिथि का भी उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। इसे पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसे 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था। अब यहाँ से प्रस्तावना के प्रमुख शब्द हैं और उन शब्दों का अर्थ। संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। संप्रभु का अर्थ ये हुआ कि भारत अब किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, यानी किसी और देश का उपनिवेश नहीं है।
यह देश अपने आप में स्वतंत्र है, अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो कोई भी फैसला हो, देश का आंतरिक फैसला हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा कोई फैसला हो या कोई भी शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या आर्थिक कोई भी फैसला देश खुद ले सकता है, किसी दूसरे देश के पर ये निर्भर नहीं है। अगला शब्द समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विधायक दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है, सांसद लोग जिसे अपना नेता चुनते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और अलग अलग केंद्रीय मंत्री, तो वो सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें कि हम अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं और वो फिर सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। गणतंत्र। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राजशाही और एक गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन का जो क्राउन प्रिंस है वो उत्तराधिकार के माध्यम से वो बनते हैं। और गणतंत्र में, जैसा कि भारत में है, राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनाव द्वारा आता है, जैसे कि अमेरिका में, भारत में। हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री को इलेक्शन द्वारा चुना जाता है, अमेरिका में प्रेसिडेंट को इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। अगला है न्याय। प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हमारे प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय के बारे में बताया गया है, तो तीन प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। अगला है स्वतंत्रता। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला है समता। समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना है, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आए हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने कहा था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है।
ये सब कथन भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रयुक्त कथन प्रस्तावना के लिए किन्होंने कहा था। संविधान सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। बेरूबाड़ी संघ मामला ये 1960 में हुआ था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक केशवानंद भारती वाद आया। ये बहुत ही फेमस जजमेंट रहा है अब तक का। इसमें 13 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए, जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक मामला आया LIC ऑफ इंडिया का मामला 1995 में। इसमें भी पुनः सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान की आंतरिक हिस्सा है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध माना गया क्योंकि केशवानंद भारती वाद 1973 में जो फैसला सुनाया गया उसमें यह स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल जो विशेषता है, मूल जो आधार है, उसे संशोधन नहीं किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना से जुड़े कुछ उपयोगी तथ्य। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनका वीडियो भी आप ज़रूर देखें और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे भी अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद।